हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है परीक्षा मंथन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, हम लोग इंग्लिश देख रहे हैं और इंग्लिश का हम लोगों ने प्रोनाउन नाउन चैप्टर ख़त्म रखा है। आज जो है वो एडजेक्टिव ख़त्म हो जाएगा, कल से एडजेक्टिव पे क्वेश्चन करेंगे। एडजेक्टिव में हम लोगों ने सब एडजेक्टिव देख रखे हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को समझा था। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को मैंने समझा के वहीं पे ख़त्म कर दिया था। अब यहीं से एडजेक्टिव लगभग ख़त्म हो चुका है, बस कुछ चीज़ें बच जाती हैं। एडजेक्टिव देखिए, पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो एडजेक्टिव कई तरह के होते हैं। जैसे मैंने दिखाया था कि प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। ये सारे के सारे हम लोगों ने समझे थे, एक एक करके एक एक पार्ट को मैंने समझाया है। फिर एडजेक्टिव की डिग्री जब हम लोग दिखाना होता है, जैसे मान लीजिए हमें कहना है कि कोई चीज़ अच्छी है। मान लीजिए मेरे पास ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। अब मुझे ये दिखाना है कि मान लीजिए ये तीनों अच्छे हैं, ये तीनों अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये कैटेगराइज करना है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन मिडिल में और कौन थोड़ा कम अच्छा है। तो मैं ये उस डिग्री को दिखाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, ये अच्छा है, ये वाला पेन इससे अच्छा है, और ये वाला जो पेन है ये तीनों से अच्छा है। तो जब डिग्री दिखाना होता है हमें, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये तीन ही चीज़ होती है जिसमें हम लोग को डिग्री दिखाना होता है। तो हम लोग उसका तीन फॉर्म बनाते हैं। पहला होता है पॉजिटिव फॉर्म, दूसरा होता है कंपैरेटिव फॉर्म, तीसरा होता है सुपरलेटिव फॉर्म। ये तीन फॉर्म होते हैं। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव के ही बनते हैं। तीन फॉर्म होते हैं। तीन फॉर्म कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये तीन फॉर्म होते हैं। तो आज हम लोग जो है वो इसी पे फोकस करेंगे कि कैसे हम लोग इनका यूज करते हैं। और दूसरी बात, कैसे हम लोग, जैसे आप एक बात कहिए, स्मॉल का अभी थोड़ा बहुत भी आप जानते होंगे, तो स्मॉल का कंपैरेटिव फॉर्म होता है स्मॉलर। ठीक है, और सुपरलेटिव होता है स्मॉलेस्ट, ये होता है। लेकिन आप वहीं पे जब आते हैं ब्यूटीफुल बोलते हैं, ब्यूटीफुल, तो आप इसका ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं करते हैं, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पे करते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और जब सुपरलेटिव में जाते हैं तो मोस्ट लगा के आगे ब्यूटीफुल लिख देते हैं। ये दो चीज़ें करते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन पहले मैं बस इतना बता रहा हूँ, यही हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, कोई एक एडजेक्टिव दिया है, इस एडजेक्टिव का हम लोगों ने यह क्या किया, कंपैरेटिव फॉर्म बनाया, कंपैरेटिव फॉर्म बनाया, और ये सुपरलेटिव फॉर्म बना दिया। ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म। तो ये स्मॉल का स्मॉलर किया, फिर सुपरलेटिव फॉर्म स्मॉलेस्ट कर दिया। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल किया, और सुपरलेटिव का मोस्ट ब्यूटीफुल कर दिया। तो मैं पहले ये बताऊंगा कि कब मोर करते हैं, कब मोस्ट करते हैं, और कब डायरेक्ट ER-EST जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपको कहीं पे बहुत ही कम जगह मिलेगा ये कॉन्सेप्ट कि क्यों ऐसा किया जाता है। कुछ लोग कई टीचर आपको ये बस लर्न करा देते हैं कि इन सब चीज़ों के आगे मोर और मोस्ट का यूज करते हैं और इनके आगे ER-EST लगाते हैं। लेकिन इसका एक रीज़न होता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं होते हैं। इसका एक रीज़न होता है, और वो रीज़न ये होता है कि एक सिलेबल नाम का चीज़ होता है। एक सिलेबल नाम की टर्म यूज की जाती है इंग्लिश में। उस सिलेबल के ही अनुसार काम होता है कि कब हम लोग ER जोड़ते हैं, कब EST जोड़ते हैं। और कोई सिलेबस इतना कठिन है नहीं। सिलेबल जो होता है वो बहुत आसान होता है। जब आप किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब आप किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उस प्रोनाउंसिएशन में हिंदी में, जैसे मान लीजिए मैंने बोला स्मॉल को हिंदी में क्या लिखेंगे? स्मॉल, ये लिखेंगे। मेरी थोड़ी हिंदी की राइटिंग बेकार है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, ये मैं स्मॉल लिखूंगा। ब्यूटीफुल को मैं क्या लिखूंगा? ब्यूटीफुल को मैं ये लिखूंगा। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, ब्यूटीफुल को क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा। स्मॉल को ये लिखूंगा। तो सिलेबल होता क्या है? सिलेबल दरअसल में ये होता है, जब आप किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हो तो उस प्रोनाउंसिएशन में हिंदी में बोलते वक्त जितनी मात्रा आती है उसी को कहते हैं सिलेबल। जितनी मात्रा आती है उसी को कहते हैं सिलेबल। ध्यान से समझिएगा। तो आपको ये भी नहीं लर्न करना पड़ेगा कि कब मोर होता है, मोस्ट होता है, कब डायरेक्ट ER-EST जोड़ते हैं। मैं ये चीज़ें भी समझा रहा हूँ। मैं आपको कुछ 90% इंग्लिश की चीज़ें मैं आपको लर्न नहीं कराऊंगा। मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि होता क्यों है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको, जैसे वर्ड पावर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं, तो आपको वहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। वो आपकी मजबूरी है, मेरी खुद की मजबूरी है। ठीक है,
तो ये हो गया स्मॉल, एक हो गया ब्यूटीफुल। आप बताइए इस स्मॉल में कितनी मात्रा का यूज किया गया? एक मात्रा का यूज किया गया, जो कि है आ, ठीक है। ये आ जो दिख रहा है यही तो एक मात्रा है, यही तो एक मात्रा है, तो इसका यूज बस एक बार किया गया। ब्यूटीफुल में देखिए एक बार ये ऊ, एक बार ये ई, एक बार ये ऊ, कितने मात्रा का यूज किया गया? 3 मात्रा का यूज किया गया। हिंदी तो पढ़े होंगे ना, हिंदी तो जानते ही होंगे, हिंदी तो जानते होंगे। तो ये स्मॉल बोलते समय आपने कितने मात्रा का यूज किया? एक मात्रा आ का, तो ये एक। और ये ब्यूटीफुल बोलते समय कितने मात्रा का यूज किया? 1 2 3, 3 मात्रा का यूज किया, ठीक है। तो याद रखिए जब हम लोग ये जो मात्रा लिखी है ना, ये मात्रा, इसी मात्रा को जितनी बार आप मात्रा यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सिलेबल। अब ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड है स्मॉल, ये जो वर्ड है स्मॉल, ये जो वर्ड स्मॉल है, अब ये कितने सिलेबल वाला वर्ड हो गया? तो ये एक सिलेबल वाला वर्ड है। कितने सिलेबल वाला वर्ड है? एक सिलेबल वाला वर्ड है, ठीक है। और ये जो ब्यूटीफुल है, ये जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, ये कितने सिलेबल वाला वर्ड है? तो ये 3 सिलेबल वाला वर्ड है। कितने सिलेबल वाला वर्ड है? 3 सिलेबल वाला। तो समझ में आया, स्मॉल एक सिलेबल का, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का। क्यों? क्योंकि स्मॉल बोलते समय एक मात्रा आ का यूज किया गया और ब्यूटीफुल में यू, ऊ, टी, ऊ का यूज किया गया, 3 सिलेबल का, 3 मात्रा का, मतलब कि 3 सिलेबल का। अब यहाँ से पहले तो आपको सिलेबल समझाया, ये सिलेबल आपका समझ में आया सिलेबल क्या होता है। अब एक बात याद रखिए, जब सेंटेंस, जब वर्ड एक सिलेबल का होता है, जब वर्ड एक सिलेबल का होता है तो उसमें ER-EST जोड़ते हैं। इसलिए मैं स्मॉल में स्मॉलर कर रहा था। क्यों? क्योंकि स्मॉल में एक सिलेबल वाला वर्ड है तो स्मॉलर करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री स्मॉलेस्ट करते हैं, ठीक है। स्मॉल का स्मॉलर और स्मॉलर का फिर जाके स्मॉलेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि स्मॉल जो है एक सिलेबल का वर्ड है, ठीक है। लेकिन जब ब्यूटीफुल लिखते हैं तो ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का वर्ड, मोर देन 1, जब एक से ज़्यादा सिलेबल के वर्ड का यूज किया जाता है तो उसका जब हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो आगे मोर जोड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा था, मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा था। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। स्मॉल किसी वर्ड में ER-EST जोड़ के बनाते हैं और किसी वर्ड के आगे हमें मोर और मोस्ट लिखना पड़ता है। और ये भी समझ लीजिए कि ऐसा एक और 3 सिलेबल के साथ ही क्यों करते हैं। एक मतलब एक वाल के साथ ER-EST और बाकी के साथ ES और मोर और मोस्ट क्यों जोड़ते हैं? तो इसका रीज़न ये होता है कि देखिए कई चीज़ें प्रोनाउंसिएशन की वजह से इंग्लिश में बनाई गई हैं, कई चीज़ें प्रोनाउंसिएशन की वजह से इंग्लिश में चेंज की गई हैं। जैसे आप कोई चीज़ बोलते हो, प्रोनाउंसिएट करते हो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन करते समय हम लोग क्या बनाते हैं, चीज़ों पे एक रूल लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एक बात है, मैंने बोला अ एरोप्लेन, ठीक है। अब एक बात है, मैं अ एरोप्लेन भी तो लिख सकता था। मुझे ए और एन का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में जो आप जानते हैं, ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। तो हम तो ये भी लिख सकते थे ना अ एरोप्लेन, तो भी तो एक ही एरोप्लेन दिखा था। एन लगाने की क्यों जरूरत पड़ी? जो वॉवेल होते हैं ई, आई, ओ, यू, इनके आगे ही हमें एन क्यों लगाना पड़ता है? इनके आगे ही हमें लोग को एन क्यों लगाना पड़ता है? ए क्यों नहीं लगा सकते? भाई ए भी लगा के तो दिखा सकते हैं एक एरोप्लेन। तो ये भी रूल आया प्रोनाउंसिएशन से। आप अ एरोप्लेन जब बोलेंगे, अ एरोप्लेन, तो इसको कुछ लोग ए एरोप्लेन पढ़ते हैं, तो ए एरोप्लेन थोड़ा पढ़ने में अजीब लगता है। इस प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए लाया गया एन एरोप्लेन। एन एरोप्लेन के बाद एक, जब एन बोलते हैं आप एन, तो ये एक न आता है, एरोप्लेन में भी एक ए आता है। ये हिंदी के स्वर होते हैं ए। तो ये बीच में एक कॉन्सोनेंट लाके इसके प्रोनाउंसिएशन को सही किया जाता है। तो ये तो एक सिंपल सा रीजन था, अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये जानिए कि ये प्रोनाउंसिएशन की वजह से ऐसा काम किया जाता है, ठीक है। स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि एक सिलेबल का वर्ड है। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों किया गया है? क्योंकि वो 3 सिलेबल, मतलब कि एक से ज़्यादा सिलेबल का वर्ड है। तो ये चीज़ आपको अपने लैंग्वेज में लिख लेना है कि एक सिलेबल के जो वर्ड होते हैं उनमें ER-EST जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, और जो एक से अधिक सिलेबल के वर्ड होते हैं उनमें मोर, मोस्ट जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला बिग,
मैंने बोला बिग, अब बिग को आप प्रोनाउंसिएट कीजिए बिग, बस एक ई की मात्रा आ रही है, एक्स लेवल का वर्ड बिगर बिगेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि आप बनाइए टॉल, तो इसमें भी क्या है, एक टॉल, एक आ की मात्रा, टॉलर टॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हैंडसम बोलूं, हैंडसम, तो हैंडसम में हैंडसमर हैंडसमेस्ट नहीं होगा, मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम, ठीक है, ये वर्ड यूज किए जाएंगे। तो एक्स लेवल के जो वर्ड होते हैं उनमें ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। अब समझते हैं, ये तो मैंने समझा दिया बनाते कैसे हैं, अब समझते हैं यूज क्या होता है। देखिए एडजेक्टिव की डिग्री या एडवर्ब, यहीं पे मैं एडवर्ब भी समझाऊंगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब इन्हीं की डिग्री बनती है, इनके 3 डिग्री होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, और दूसरा होता है कॉम्परेटिव, और तीसरा होता है सुपरलेटिव। ये 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव दरअसल में अकेले की जब किसी की बात की जाती है तो लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री 2 लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री अगर जो हम लोग 2 से अधिक लोगों के बीच में किसी को सबसे अच्छा या सबसे बुरा दिखाना होता है तो हम लोग वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो ये 3 डिग्री होते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले क्या देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री। देखिए जब किसी सेंटेंस में किसी एक ही आदमी, पर्सन या थिंग, किसी एक ही पर्सन और थिंग के बारे में जानकारी दी जाती है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा रही होती है, तब हम लोग पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। जब पॉजिटिव डिग्री का यूज कब करते हैं, जब हम एक सिंपल सा एक लैंग्वेज, मान लीजिए मुझे बस ये दिखाना है कि राम एक अच्छा लड़का है, मैं उसकी किसी से तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उसके बारे में एक तो आपको थोड़ा सा एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो मैंने इससे किसी की तुलना नहीं की है, मैंने ना राम की तुलना श्याम से की है, ना तो राम में उसके सारे क्लास के बच्चों से तुलना की है। मैंने सिंपल सा एक जैसे मैंने बोला अकबर एक अच्छा शासक था, या फिर अशोक एक अच्छा शासक था, ठीक है। तो मैं जब अलग अलग इन लोग को बोलूंगा, जैसे मैंने बोला अकबर वाज अ गुड रूलर, ठीक है, अकबर वाज अ गुड रूलर। यहां पे देखिए इस सेंटेंस में सिंपल क्या किया गया है, एक अकबर के बारे में एक अच्छी जानकारी दी गई है कि वो अच्छा रूलर था, ठीक है, एक अच्छा रूलर था। मान लीजिए किसी को अकबर बुरा रूलर लगता है तो वो बैड लगा देगा, बैड रूलर। तो सिंपल सी जब जानकारी दी जाती है किसी एक व्यक्ति के बारे में तो वहां पे हम लोग पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। ये क्या है, बैड क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, अकबर एक रूलर था, कैसा रूलर था, तो बैड ना आके जानकारी दी रूलर के बारे में कि बुरा रूलर था। अब रूलर क्या है, एक नाउन है, शासक क्या है, एक नाउन है, नाउन के बारे में जो जानकारी देता है एडजेक्टिव, तो ये बैड क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब कैसा एडजेक्टिव है तो वो आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये मैंने समझा रखा है, क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। दूसरी चीज ये आती है कि हम लोग कौन सी डिग्री यूज करेंगे। तो देखिए तुलना नहीं की गई है, जब तुलना नहीं की जाती है तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो ये कौन सी डिग्री का यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है, पॉजिटिव। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला ही इज माई ब्रदर एंड ही इज अ गुड प्लेयर। ही इज माई ब्रदर एंड ही इज अ गुड प्लेयर। ये एक मैंने सेंटेंस लिखा, ही इज माई ब्रदर एंड ही इज अ गुड प्लेयर। मैंने यहाँ पे बात की है कि वह मेरा भाई है और वह कैसा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है। क्या यहाँ इस सेंटेंस में किसी से तुलना की जा रही है, इस जो मेरा भाई है उसकी तुलना किसी से की जा रही है, नहीं की जा रही है। तो हम लोग जो एडजेक्टिव का फॉर्म यूज करेंगे डिग्री वाला, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। तो ये कैसा डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री। कैसा डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री का यूज। अब आते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में।
ठीक है। कॉम्परेटिव डिग्री देखिए क्या होता है। कॉम्परेटिव डिग्री बना है किससे? कंपेयर से। कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव बना किससे? कंपेयर से। कंपेयर का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों में तुलना करना। तुलना दरअसल में दो चीज़ों में की जाती है, ठीक है। तुलना दो चीज़ों या दो लोगों के ग्रुप में की जाती है। तो जब आप किसी दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। याद रखिएगा, दो मैं बोल रहा हूँ, दो से अधिक के लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में चले जाते हैं, ठीक है। हम लोग जब दो लोगों के या दो ग्रुप के बीच में तुलना करते हैं तो वहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री यूज करते हैं, और जैसे ही दो से अधिक लोग होते हैं तो वहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में चले जाते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज टॉलर देन आई। एक बात और याद रखिएगा, मैं एक एडिशनल नोट लिखवा रहा हूँ, वो नोट अभी लिख लीजिए जैसा मैं बोल रहा हूँ। जब कभी हम लोग तुलना करते हैं, जब कभी भी हम लोग तुलना करते हैं तो वहाँ पे जो लास्ट वाला प्रोनाउन होता है उसको हमेशा सब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। जब किसी दो प्रोनाउन के बीच में तुलना की जाती है, दो मैं बोल रहा हूँ, जब किसी दो प्रोनाउन के बीच में तुलना की जाती है तो जो लास्ट वाला प्रोनाउन होता है जो कि देन के बाद होता है, वो वाला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। आपको जो मैंने चार्ट प्रोनाउन का समझाया था वहाँ पे आई किस केस में था? सब्जेक्टिव केस में। कई बार सेंटेंस में यहाँ पे मी लगा दिया जाता है जो कि गलत होता है। दरअसल में ये बोलचाल के भाषा में सही होता है, ही इज टॉलर देन मी, ये सही है बोलचाल की भाषा में, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे गलत माना जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मी को क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। वहाँ पे आई ही सही होता है। तो जब किसी दो प्रोनाउन के बीच में तुलना की जाती है तो देन के दो प्रोनाउन बोल रहा हूँ बार बार। अभी मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा जहाँ पे वो तीन प्रोनाउन होगा तो वहाँ पे फिर चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। मैं दो बोल रहा हूँ, जब दो प्रोनाउन के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पे जो देन के बाद वाला प्रोनाउन होता है उसको हमेशा सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, न कि ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में आप जैसे ही रखेंगे वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज टॉलर देन मी का देन आई का मतलब क्या है? कि वह मुझसे बड़ा है, मतलब कि मैं बड़ा हूँ, मैं मानता हूँ मैं बड़ा हूँ। एक है आदमी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझसे भी बड़ा है, तो यहाँ पे तुलना की गई है मेरे और उसकी लंबाई के बीच में। तो जब उसके और मेरी लंबाई के बीच में बात की गई है तो वहाँ पे देखिए मैंने टॉल, एक वर्ड था टॉल, टॉल का मैंने कॉम्परेटिव डिग्री लगाया। टॉल का मैंने क्या लगाया? कॉम्परेटिव डिग्री लगाया। टॉल का क्या लगाया? कॉम्परेटिव डिग्री। और टॉल का कॉम्परेटिव डिग्री लगाने के बाद एक वर्ड देन का यूज करना पड़ता है। जब भी कॉम्परेटिव डिग्री यूज करते हैं, जो कि क्या है, ये एक टॉलर एक क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है। ये टॉलर क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री का जब यूज करते हैं तो उसके बाद हमें एक प्रीपोजिशन देन का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? देन का, ठीक है। तो ही इज टॉलर, अब चूंकि एक कॉम्परेटिव डिग्री आ गया है तो फिर हमें देन लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन देन आई, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में दिया हो, मान लीजिए जब ये दिया है ही इज टॉल देन आई, ये क्वेश्चन है, ही इज टॉल देन आई, तो ये देन आके बताता ही यही है कि ये जो वर्ड, जो एडजेक्टिव यूज किया गया है, ये एडजेक्टिव कॉम्परेटिव डिग्री में होगा। तो आप इसको चेंज करके टॉलर बनाएंगे, न कि देन हटाएंगे। देन नहीं हटता है, बल्कि वो आया ही इसी नहीं होता है, वो इंडिकेट करता है कि वो जो टॉल है ना वो कॉम्परेटिव डिग्री में होना चाहिए। एग्जामिनर जो है वो यही चेक करना चाहता है कि आपको टॉल का कॉम्परेटिव डिग्री पता है कि नहीं, और पता है तो यूज पता है कि नहीं। तो देन को मत हटाइएगा, बल्कि ये देन ही बता रहा है कि ये टॉल का टॉलर होगा, ठीक है। तो टॉलर देन आई, ठीक है। तो ये हो गया टॉलर का कॉम्परेटिव डिग्री यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि ही और आई के बीच में तुलना की जा रही थी, और तुलना करते हैं तो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं। एक सेंटेंस और लिखते हैं। जैसे मैंने बोला रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन सिया, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन सिया। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस, मैं ये तुलना करना चाहता हूँ कि रिया और सिया के बीच में कौन ज़्यादा सुंदर है। भाई कोई रिया सिया है तो बुरा मत मानना, मैं एक एग्जाम्पल बस लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता था कि रिया और सिया में कौन ज़्यादा सुंदर है, तो मैंने लिखा रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन सिया। रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन सिया। अब यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रिया है ना वो सिया से क्या है? ज़्यादा सुंदर है। वो सिया से क्या है? ज़्यादा सुंदर है। तो जब हम लोगों ने दो लोगों के बीच में तुलना की है तो हमें क्या एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा? कॉम्परेटिव फॉर्म।
अब ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव फॉर्म क्या होता है? मोर ब्यूटीफुल। तो देखिए हमने यूज किया मोर ब्यूटीफुल, तो ये हो गया कॉम्परेटिव फॉर्म, कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री। देन रिया, ठीक है। अभी देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैं थोड़ा सा बस आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि ये होते क्या है, कैसे यूज करते हैं। अब इनको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कब हम लोग, कभी कभी ऐसा होता है कॉम्परेटिव डिग्री को कोई सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री में होता है उसको चेंज करना होता है पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। कोई सेंटेंस होता है सुपरलेटिव डिग्री में उसको चेंज करना होता है कॉम्परेटिव और पॉजिटिव डिग्री में। तो ये ऐसा भी होता है, मैं इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुरंत आपको रस करके डायरेक्ट उस पर ले जाना गलत होगा। तो मैं आपको एक एक चीज़ पहले समझा रहा हूँ। कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है? जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो हम लोग वहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री यूज करते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में अगर जो कोई एडजेक्टिव एक्स लेवल, एडजेक्टिव या एडवर्ब एक्स लेवल का है तो वो हम लोग ER EST जोड़ देते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री बनाने में ER जोड़ देते हैं। और अगर जो दो लेवल का है, एक से अधिक लेवल का वर्ड है, तो वहाँ पे हम लोग मोर लगा के कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं। तो ये चीज़ हमने समझ लिया। अब देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब क्या देखते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, देखिए सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है? सुपरलेटिव डिग्री जब कई लोगों के बीच में बात की जाती है और वहाँ पे हमें किसी चीज़ को बेस्ट या वर्स्ट दिखाना होता है, मतलब कि वो सबसे अलग, मतलब सबसे बड़ा हो। बड़ा के सेंस में ये नहीं है कि मैं लंबाई की बात कर रहा हूँ। बड़ा का मतलब हो सकता है बहुत सबसे सुंदर हो सकता है सबसे गंदा ठीक है, हो सकता है सबसे बड़ा हो। तो जब हम लोग ये जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे गंदा, तो इन सब चीज़ों को इंग्लिश में दिखाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का व्यवस्था किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री दरअसल में आके कई लोगों में सबसे अच्छे को डिनोट करता है, ठीक है। वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब एक्स लेवल का है तो वहाँ पे EST जोड़ के सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब का। लेकिन एक से अधिक लेवल का हो जाए तो हम लोग वहाँ पे ER और EST नहीं जोड़ते हैं, क्या करते हैं? मोर और मोस्ट लगाते हैं। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री की बात है तो हम लोग वहाँ पे मोस्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? मोस्ट। जैसे मैंने बोला राम इज द बेस्ट स्टूडेंट in my class, ठीक है। मैंने ये बोला कि राम जो है वो मेरे क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का, किसी ने मान लीजिए प्रिंसिपल आके पूछे कि आप लोग सभी लोग अपने अपने क्लास के एक बच्चे का मुझे नाम दीजिए जो कि सबसे अच्छा हो, मुझे कंपटीशन कराना, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है। प्रिंसिपल साहब ने पूछा सर आपके क्लास का कौन सा लड़का सबसे अच्छा है? तो मैंने बोला कि राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, ठीक है। राम जो है वो मेरे क्लास में सबसे अच्छा छात्र है। सबसे अच्छा छात्र का मतलब, अब देखिए यहाँ पे तुलना की गई है क्लास के बारे में, क्लास के लड़कों से तुलना की गई है। राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास या इन माई क्लास, ठीक है। मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का कौन है? राम है, ठीक है। कौन है? राम है। तो मैं यहाँ पे बाकी जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए अगर जो मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 बॉयज़ हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं वहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इन 30 बच्चों में सबसे अच्छा जो है, 30 बच्चों का मतलब 1 से 2 से अधिक हो गए, मुझे 2 के बीच में तुलना तो करनी नहीं थी, अब 2 से अधिक हो गए, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि राम जो है इन 30 बच्चों से सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये राम क्या है? इन 30 बच्चों में सबसे ज़्यादा अच्छा है। मुझे यही तो दिखाना था कि राम क्या है? सबसे अच्छा है। तो 30 में सबसे अच्छा है, तो मतलब कि मैं 2 लोगों के बीच में तुलना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं कई लोगों में एक सबसे अच्छे वाले को बाहर निकाल रहा हूँ। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और ये बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दरअसल में गुड का 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 है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दरअसल में
गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। गुड का सुपरलेटिव डिग्री, गुड का फॉर्म देख लीजिए पहले आप। गुड का दो फॉर्म होता है, कंपैरेटिव डिग्री में वो बेटर होता है, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में वो बेस्ट होता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री मैंने यहाँ यूज किया गुड का बेस्ट। मैं यहाँ पे ये वर्ड नहीं यूज किया, राम इज गुड स्टूडेंट नहीं यूज किया हूँ। क्यों? क्योंकि गुड स्टूडेंट तब यूज करते हैं जब हमें सिंपल सी उसके बारे में जानकारी देनी होती है। लेकिन मुझे ये दिखाना था कि क्लास में सबसे अच्छा लड़का कौन है, तो वहाँ पे हमें उस एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री यूज करना पड़ता। तो राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। दूसरी चीज़ याद रखने वाली और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जब कभी भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज जरूर करते हैं, कंपलसरी है, ठीक है। ये चीज़ कंपलसरी है, नहीं यूज किया तो गलत हो जाएगा। जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री, जब कभी भी एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है सेंटेंस में, तो हमें उस सुपरलेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास होगा, राम इज बेस्ट स्टूडेंट नहीं होगा। पहले तो आपको पता हो गया कि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री क्यों लगा है, क्योंकि ये एक पूरे क्लास के बीच में एक सारे के सारे लड़कों से तुलना की जा रही है। पढ़ने पे सेंटेंस का सेंस यही निकल रहा है कि राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। राम जो है वो मेरे पूरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है। तो पूरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का मतलब कि जो बाकी के 29 बच्चे हैं, मेरे क्लास में 30 बच्चे थे, उस बाकी के जो 29 बच्चे हैं वो राम से कहीं ना कहीं छोटे हैं, ठीक है। तो राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है किसका, गुड का, लगा दिया। अब जब चूंकि हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज किए हैं जो कि गुड का है, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अब जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है, ठीक है, उसके आगे आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। एक दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं। पहले आप यहाँ गुड और वेल को समझ लीजिए। एक सेंटेंस आया है उसको भी समझ लेते हैं। एक वर्ड होता है गुड, ठीक है, और एक वर्ड होता है वेल। एक वर्ड होता है गुड, एक होता है वेल। अब देखिए यहाँ से मैं आपको धीरे धीरे एडवर्ब में भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एक वर्ड होता है गुड, एक वर्ड होता है वेल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दो वर्ड होते हैं गुड और वेल। गुड और वेल दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री समान होता है। गुड और वेल का दोनों का कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री समान होता है। गुड का होता है बेटर, वेल का भी होता है कंपैरेटिव डिग्री बेटर। और गुड का सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट और वेल का भी बेस्ट, ठीक है। गुड और वेल दो ऐसे शब्द हैं, वर्ड हैं, जिनका सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों क्या होता है, एक जैसा होता है। गुड का बेटर बेस्ट, वेल का भी बेटर बेस्ट। गुड लेकिन दरअसल में बस अंतर इतना है कि गुड दरअसल में एडजेक्टिव होता है। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। और वेल क्या है, वेल एक एडवर्ब होता है। वेल क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। वेल एक एडवर्ब होता है। आप जब किसी नाउन के बारे में जानकारी देते हो और वहाँ पे उस नाउन को अच्छा दिखाना होता है तो हम लोग वहाँ पे गुड यूज करते हैं। जब हम कभी किसी नाउन के बारे में जानकारी देते हैं और वहाँ पे उस नाउन को अच्छा दिखाना होता है तो हम लोग वहाँ पे गुड का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग किस नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी और चीज़ को अच्छा दिखाना होता है तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे वेल का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी जितनी भी वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में जानकारी देगा। तो ये है वेल। वेल दरअसल में एडवर्ब होता है। अब यहीं पे समझते हैं उस चीज़ को, ठीक है। मैंने बोला द सब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड इन दिस बुक, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द सब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड इन दिस बुक। ये सेंटेंस मैंने लिखा है, द सब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड इन दिस बुक। इस क्वेश्चन में मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से क्या किया गया, अच्छे से व्याख्या किया गया है इस किताब में। मान लीजिए कोई किताब है, जैसे ये किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कोई किताब है, मैंने बोला कि यार इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे देखिए द सब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड।
वेल डिफाइंड इन दिस बुक। यहाँ पे जो डिफाइंड वर्ड है, ये यहाँ पे जो डिफाइंड वर्ड वो दरअसल में क्या है, यहाँ पे जो डिफाइंड वर्ड यूज किया गया है वो सेंटेंस में क्या है, वो डिफाइंड वर्ड क्या है, सेंटेंस में क्या है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो अब देखिए, अब हम लोग बच्चे नहीं रह गए एडजेक्टिव ढूंढने में, ठीक है। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव दरअसल में होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट डिफाइन है कौन, डिफाइन है कौन, किसके बारे में बताया गया है कि वो चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइन है। सब्जेक्ट के बारे में ही तो जानकारी दी गई है, सब्जेक्ट के बारे में ही तो जानकारी दी गई है कि सब्जेक्ट ही डिफाइन है, सब्जेक्ट के बारे में तो जानकारी दी गई है कि सब्जेक्ट ही डिफाइन है। देखिए, मैं ये बात बोला हूँ कि ट्रिक के रूप में कि डिफाइन एडजेक्टिव का यूज हम लोग क्या करते हैं, नाउन के पहले यूज करते हैं, लेकिन अब इस चीज़ को आपको भूलना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें मैं आपको कुछ समय के लिए समझाने के लिए किया था, ताकि आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। अब आपको बस जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अगर कोई वर्ड किसी नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे मैं ये बोलूँ, The army was wounded। wound का मतलब होता है घायल, wound का मतलब होता है चोट, wounded का मतलब होता है घायल। एक बात बताइए, wounded का मतलब होता है घायल, पहले आपको पता होना चाहिए wounded का मतलब होता है घायल, ठीक है। अब एक बात है, इस सेंटेंस में ये जो घायल है, ये जो घायल है वो कौन है, ये जो घायल है वो कौन है, ये घायल तो दरअसल में आर्मी है ना। आर्मी क्या है, एक नाउन है, और ये वुंडेड जो है वो उसी आर्मी के बारे में बता रहा है ना। आर्मी एक नाउन है, नाउन के बारे में जो जानकारी था वो एडजेक्टिव, तो ये वुंडेड क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब ये वुंडेड आर्मी के पहले थोड़ी ना है, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब आपको ये देखना है कि कोई भी वर्ड किसी नाउन के बारे में जानकारी दे तो वो एडजेक्टिव होता है। द आर्मी वाज वुंडेड, आर्मी घायल था, घायल कौन था, आर्मी था, घायल ने आर्मी के बारे में जानकारी दी। आर्मी क्या है, नाउन, नाउन के बारे में जो जानकारी था वो एडजेक्टिव। यही चीज यहाँ पे डिफाइन क्या है, डिफाइन एडजेक्टिव है। कैसे कि डिफाइन वो हुआ क्या है, सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है कि सब्जेक्ट बहुत डिफाइन किया गया है इन दिस बुक, ठीक है। तो ये डिफाइन वर्ड क्या हो गया, ये डिफाइन वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये डिफाइन वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो जब सब्जेक्ट इज डिफाइंड, मतलब सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया, तो ये डिफाइंड आके एडजेक्टिव के बारे में, नाउन के बारे में जानकारी है, जो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी है एडजेक्टिव, तो ये डिफाइन क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब बोला, मान लीजिए मैंने बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है किताब, इसमें क्या है कि चीज़ें डिफाइन अच्छे से, मैंने बोला कि ये जो सब्जेक्ट है वो इस किताब में डिफाइन है। अब आपने पूछा कि कैसे डिफाइन है, भाई हो सकता है बहुत ही ट्रिकी डिफाइन किया गया हो कि आपको जल्दी समझ में ना आए, या हो सकता है बहुत अच्छे से डिफाइन किया होगा। तो मैंने बोला नहीं, बहुत अच्छे से डिफाइन है। तो अब ये जो वेल आया ना, ये वेल जो आया, ध्यान से समझिएगा, ये वेल जो आया वो किसके बारे में जानकारी दिया कि भाई डिफाइन है, कैसा डिफाइन है, अच्छे से डिफाइन है। तो ये वेल डिफाइन के बारे में जानकारी दिया। डिफाइन क्या था, एडजेक्टिव था। तो एडजेक्टिव को जो जानकारी देता वो क्या होता है, एडवर्ब। तो ये वेल क्या हो गया, एडवर्ब। ये वेल क्या हो गया, एडवर्ब। अब एक बात याद रखिएगा, जब एडवर्ब है तो यहाँ पे गुड नहीं यूज कर सकते। गुड करेंगे तो गुड दरअसल में एडजेक्टिव होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्ब का फॉर्म चाहिए, इसलिए मैंने वेल यूज किया। तो एडवर्ब वेल यूज किया। तो वेल दरअसल में अच्छा दिखाता है, लेकिन गुड का मतलब भी अच्छा होता है, वेल का मतलब भी अच्छा होता है, लेकिन गुड एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, वेल एडवर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है। तो ये वेल क्या हो गया, एडवर्ब। अब अगर जो मुझे इसका कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री दिखाना तो वेल का बेटर और बेस्ट होगा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये था एडवर्ब का थोड़ा सा पार्ट। और देखिए, एडजेक्टिव का एक पार्ट और होता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव, वो मैं कल लेक्चर में समझाऊंगा। पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी होते हैं। एक छोटा सा मुझसे मिस कर गया था, अभी वुंडेड देखा तो समझ में आया कि आपको समझाना पड़ेगा। पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं। पार्टिसिपल एडजेक्टिव को कल हम लोग क्लास में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही रखिए, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा बोझ टाइप लगने लगेगा कि यार क्या क्या सर समझाते जा रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना रखिए। कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया। एडवर्ब का भी एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब अगला जो होगा लेक्चर, वो लेक्चर में मैं आपको क्या कहते हैं उसको, पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी समझा दूंगा, ठीक है। तो एक लेक्चर और मेरे हिसाब से लगेगा एडजेक्टिव में, फिर उसके बाद एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके उतना अधिक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।